हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। अब देखो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट, यानी कि जो एक लैंग्वेज भी है, जो सुधारने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसको हम एसबीआई क्लर्क के लिए कैसे टारगेट कर सकते हैं, मैंने मेरे प्रिपरेशन टाइम पे क्या क्या किया था, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप रहेगा कि इंग्लिश को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखो, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि यहाँ मैं सभी चीजें बताने वाला हूँ जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो अलग है, थोड़ी सी नॉर्मल प्रिपरेशन से अलग मैं कुछ तो बताने वाला हूँ, इसलिए आपको एंड तक देखना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप वीडियो 1.5 1.75 पे भगा सकते हो। पहला पॉइंट ये कि आप खुद को पूछो कि आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो। आपका रीजनिंग अगर अच्छा है, क्वांट अगर अच्छा है एंड इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो क्या आप इंग्लिश को ज्यादा टाइम देते हो? मुझे पता है, जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तब ऐसा होता था कि इंग्लिश को हम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, इंग्लिश को टाइम ही नहीं देते। इंग्लिश अच्छा नहीं है, ये आपको पता है, लेकिन इंग्लिश के लिए उतना टाइम नहीं देते। तो आज से आपका पहला काम, इंग्लिश को उतना ही इम्पोर्टेंस देना जितना कंटेंट रीजनिंग को देते। जिसमें मजा आता है वो हम ज्यादा 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 करते जाते हैं, जिसमें मजा नहीं आता लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है, हर एक एग्जाम के प्रीलिम्स मेंस का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उसके ऊपर हमारा फोकस इतना ज्यादा नहीं होता। आगे, अगर आपका इंग्लिश अच्छा नहीं है तो इंग्लिश अच्छा करना पड़ेगा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए कि सर इंग्लिश कैसा किया जाए, जीए कैसा किया जाए, ये कैसा किया जाए। सर हमारे यहाँ मैंने जो लास्ट वीडियो डाली थी कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपके कट ऑफ नीचे जाएगा एसबीआई क्लर्क का, इसके बारे में डिस्कशन किया था। बहुत से बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमारे स्टेट में तो इतनी वैकेंसी है, हमारे स्टेट में तो इतनी वैकेंसी। आपको एक बताता हूँ कि स्टेट में कितनी वैकेंसी है, क्या है, कुछ भी मैटर नहीं करता। आईबीपीएस को कुछ भी इतना मैटर नहीं करता। आपको आपका वे फाइंड करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन के लिए, तो ये करना ही होगा, ये दिमाग में बिठा लो आप। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ। मैंने एंड तक देखने की कोशिश कीजिए, एंड में मैं एक कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा कि आपको कैसे जाना होगा, तो आपका इंग्लिश 101% इम्प्रूव होगा, होगा ही होगा। यहाँ मैं टॉपिक वाइज प्रिपरेशन आपको नहीं बताने वाला हूँ, कुछ अलग बताने वाला हूँ। आगे जाते हैं। अब देखो, एवरेज स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर सकता है क्या? इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। एवरेज स्टूडेंट एग्जाम क्लियर कर सकता है क्या? 101% कर सकता है। इंग्लिश जिसका अच्छा नहीं है वो भी कर सकता है। मेरा इंग्लिश का स्कोर कार्ड वो देखने वाले। इंग्लिश में मैं कैसा था, इतना भी अच्छा नहीं था। मैं भी मॉक वर्सेस, मैं भी यानी कि मराठी मीडियम का स्टूडेंट था। मॉक वर्सेस रियल एग्जाम। अब देखो, मॉक एंड रियल एग्जाम, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी कि मॉक सच में थोड़ा गंदा होता है एंड रियल एग्जाम सच में थोड़ा आसान होता है। मॉक के कंपैरिजन में बहुत आसान होता है रियल एग्जाम हमारा। मैंने कैसे इम्प्रूवमेंट किया, एक अलग तरीका, यानी कि एक अलग तरीका सीखने वाले कि मैं क्या करता था। जैसे कि मैं वर्किंग था, मॉर्निंग 8 AM टू 8 PM मेरा वर्किंग आवर्स था, स्टिल मैं एक एग्जाम क्लियर कर पाया। इंग्लिश के लिए ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन जितना करता था वो कैसे करता था and कैसे मेरा इंग्लिश इंप्रूव करता था, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश को अच्छे से देख लो, वही आपको आंसर देगा। मॉक एनालिसिस से सिलेक्शन होगा। मैं क्या बोल रहा, मॉक एनालिसिस आपको सिलेक्शन देगा। इंग्लिश को अच्छे से देख लो, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको भी अच्छे से सुन लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इंग्लिश को अच्छे से देख लो। यानी कि इंग्लिश की मॉक आपने स्टार्ट की तो आपको उसमें घुस जाना है। जैसे कि इस वीडियो में भी आपको घुस जाना है कि मैं क्या बोलना बोलना चाहता हूँ, क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, उसको आप दिमाग में बिठा लो और एक फोकस के साथ इस वीडियो को देख लो। मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए इस वीडियो में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इंग्लिश को अच्छे से देख लो, वही आपको आंसर देगा कि मॉक एनालिसिस, यानी कि वही आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगा कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। अच्छे से देखना है, एक रोड मैप जो आपको सक्सेस देगा। एक रोड मैप में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे आप करोगे तो आपको आपका इंग्लिश 101% इम्प्रूव होगा। वर्किंग होकर भी, और मराठी मीडियम में, मराठी मीडियम से हूँ, वर्किंग था, स्टिल में
मैंने एक एग्जाम क्लियर की है एंड बहुत से प्रीलिम्स, दो चार मेंस भी क्लियर हुए थे मेरे। मेरा इंग्लिश में मार्क्स इतना ज्यादा गंदा नहीं आता था, and इतना ज्यादा अच्छा भी नहीं आता था। तो आगे बढ़ते हैं इंग्लिश के ऊपर। यहाँ कुछ रह गया क्या मेरा? यस, एवरेज स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मेरा स्कोर का रियल एग्जाम आसान होता है, ये बताना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो माई स्कोर कार्ड, ये मुझे लगता है कि आईबीपीएस पीओ पीओ का लिखा है मैंने। मुझे इंग्लिश में कितने मार्क्स थे? 13.75। यहाँ फिर से एक बार एक क्वेश्चन आता है सभी बच्चों के सामने कि अगर सर को 13.75 थे तो वो हमें इंग्लिश का नॉलेज कैसे देंगे? ये जानबूझकर मैंने इंग्लिश का इतना स्कोर आपके सामने रखा है, जानबूझकर कि हाँ 13.75। यहाँ मैंने एक ये लिखा है कि फाइंड द वे। अब देखो यहाँ कट ऑफ कितना था? 49.75। यहाँ मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं? देखो कंटेंट रीजनिंग में 32 प्लस 21, 53.50। और कट ऑफ कितना था? 49.75। एक्सक्यूजेस देना बंद करो, आप वे फाइंड करो कि आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो। यहाँ मेरा स्कोर गया था 67.25। इंग्लिश इतना भी ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आप दो सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करोगे। मैटर करता नहीं यानी कि छोड़ना नहीं है, लेकिन ऐसा है कि एक्सक्यूजेस देना बंद करो। मैं बहुत बार मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप में यानी कि टेलीग्राम ग्रुप बने हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां बच्चों के कमेंट्स देखता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कभी कभी कि उनका होता है कि सर ये आपको पता नहीं किस सिचुएशन में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो एक्सक्यूजेस मत दो, फाइंड द वे, एक वे फाइंड करो कि सिलेक्शन 10 भी मार्क्स आ जाए एसबीआई क्लब के इसमें आपके इंग्लिश में, तो क्वांट रीजनिंग नहीं है कि आपके पास क्वांट रीजनिंग आसान आता है, सिलेक्शन हो सकता है। वे फाइंड करो कि कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। अब देखो यहाँ 13.75 थे, आपने जज कर लिया। आगे चलते। ये मेरा है आईबीपीएस पीओ का मेंस का स्कोर कार्ड, जहाँ इंग्लिश में मुझे मार्क्स थे 23.25 आउट ऑफ 40। अब जिनको पता है कि इंग्लिश मेंस लेवल कितना डिफिकल्ट आता है, तो आपको समझ में आएगा कि ये 23.25 बहुत मार्क्स होते हैं। एक्चुअली यहाँ मैंने मार्क्स नहीं दिखाए, एक दिन दिखा दूंगा। यहाँ लेटर और ऐसे में भी देखो 15.50, यहाँ भी मैं प्लानिंग से ही गया था, एक ही लेटर किया था, अच्छे से किया था, उसी को यानी कि मॉडिफाई करता था। हर एक लेटर, अलग अलग लेटर मेरे सामने आए तो उसी को मॉडिफाई करता था। यानी कि मेरा मैक्सिमम टाइम स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, किसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए जो मुझे सिलेक्शन देगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, स्टिल मैं कैसे कर सकता हूँ, इसके ऊपर मेरा ज्यादा फोकस रहता था। तो आपको भी वही करना है कि आपको वे फाइंड करना है कि कैसे इससे इम्प्रूवमेंट ली जा सकती है, क्या करना चाहिए। रोते रहकर कुछ नहीं होगा, आईबीपीएस इमोशंस नहीं देखता। जितनी फीस भरनी है भरनी पड़ेगी, जितना डिफिकल्ट आपका सिलेबस है, जितना प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। प्री में रहोगे, मेंस में रहोगे, इंटरव्यू से बाहर होगे, सभी चीजों को आपको यानी कि आपके सामने आएगी, उसको आपको डील करना ही होगा। तो चॉइस नहीं है आपके सामने, रोते मत रहो, प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो। यहाँ कितना आया था? 23.25 आया था इंग्लिश में मेरा। तो आगे जाते हैं कि मैंने क्या किया था उसके बारे में डिस्कशन। अब देखो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताने वाला था। यहाँ एसबीआई क्लर्क में मेरा स्कोर आया था 77.5। और ये वाला क्यों रखा है यहाँ मैंने, मालूम है आपको? कि यहाँ आप देखोगे कि यहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इंग्लिश का सेक्शनल का कुछ भी मैटर नहीं है। आप कंटेंट रीजनिंग में अगर अच्छे हो तो भी एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकाल सकते हो। इंग्लिश का सेक्शनल का इतना ज्यादा मैटर नहीं है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम में। एंड मुझे लगता है कि ये लास्ट चांस है जब इंग्लिश इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि एसबीआई पीओ ने जैसे पैटर्न बदला है वैसे एसबीआई क्लर्क का नेक्स्ट ईयर का पैटर्न बदल सकता है। इस साल आपको चांस है कि सिलेक्शन लेकर आगे बढ़ो। तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे पता ही नहीं है, यहाँ 77.5 मार्क्स आए लेकिन इंग्लिश में कितने आए हैं वो पता ही नहीं। इसका जो एसबीआई का जो आपका स्कोर कार्ड है वो ही अलग तरीके से आता है। बाकी जो एग्जाम्स है उसमें क्वांट रीजनिंग इंग्लिश लिखा होता है, यहाँ थोड़ा अलग होता है। ये देख लो एक बार, आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश का सेक्शनल एसबीआई क्लर्क में नहीं होता, प्री में भी नहीं होता और मेंस में भी नहीं होता। लेकिन पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं कि अब देखो इंग्लिश, एक बुक एक पैसेज, यानी कि क्या लिखा है? जैसे कि मेरे पास एक बुक था,
परफेक्शन का, निमिषा मैम जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर है इंग्लिश के लिए, हमारे बैंकिंग के लिए, परफेक्शन का एक बुक लिया था, उसमें से मैं पैसेजेस करता था, यानी कि एक पैसेज लेता था, उसका एनालिसिस अच्छे से करता था। ये मेरा पहला ये रहता था। उसके बाद मॉक का एनालिसिस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता था मेरे लिए, कि मॉक का एनालिसिस में कितने अच्छे से करूँ, वो आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली, आपको एंड तक देखना है वीडियो। उसके बाद थर्ड वन, टाइम, अटेम्प्ट एंड स्कोर वाला खेल सबसे ज्यादा खेलता था मैं, कि मुझे, मेरे पास कितना टाइम है 20 मिनट से, मुझे कितने मार्क्स लेके आने, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता था। ये जो टाइम कहे, ये मुझे बताना है आपको, ये आपको देगा सबसे ज्यादा मार्क्स। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको कौन सा भी टॉपिक वाइज स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाला हूँ, यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब क्या, कि आपको एरर डिटेक्शन इतने करने हैं, कॉलम के क्वेश्चन इतने करने हैं, आरसी इतने करने हैं, फिर फिल इन द ब्लैंक्स इतने करने हैं, पैराजम्बल इतने करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको आगे बढ़ना है। टॉपिक वाइज आप कर सकते हो, आपको अगर ज्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो, लेकिन या ये भी फॉलो कर सकते हो। टॉपिक वाइज स्टार्टिंग में, इनिशियल फेज में आप कर सकते हो, जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गई तो टॉपिक वाइज करने की इतनी जरूरत नहीं है। पहला, एक बुक एक एडिटोरियल, ये क्या लिखा था मैंने, जो पहला वहां का ये लिखा था, कि मैंने 3 वेज से प्रिपरेशन किया था, एक बुक एक एडिटोरियल, मीन्स एक नोटबुक लिया, एक बुक खरीदा था परफेक्शन का, और उसमें जो पैसेजेस आते थे वो मैं, अब देखो ऐसा एक पैसेज आया सामने मेरे, नहीं तो दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। यहाँ एक एडिटोरियल डालते हैं, एडिटोरियल, कौन सा भी एक एडिटोरियल उठाएंगे हम यहाँ, कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ ऐसा एक समझो, अरे सॉरी, ओपिनियंस, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, यहाँ से उठाते हैं, देखो यहाँ है हमारे सामने एक एडिटोरियल, इसको हमने उठाया यहाँ से, और यहाँ ले लिया, आ रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं हो रहा है, जाने दो, यही बताता हूँ। अब देखो, ऐसा एक एडिटोरियल मेरे सामने आया, वो मैंने उठाया, यानी कि वो मैं पेज के ऊपर लिखता था मीन्स मेरे सामने समझो, एक मैंने एक ऐसा ब्लैंक पेजेस का नोटबुक बनाया था, ब्लैंक पेजेस का जो नोटबुक था मेरा, उसमें मैं यहाँ एक एडिटोरियल चिपकाता था। एडिटोरियल वहां, सपोज करो कि ये सामने जो एडिटोरियल है वो मैंने यहाँ ऐसा चिपक लिया है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता था मेरा जो भी है, यहाँ रीड करना स्टार्ट करता, अमिट साइन दैट द न्यू दिल्ली एंड ढाका आर ट्राइंग टू रिजोल्व। अब समझो कि मुझे रिजोल्व का ही मीनिंग पता नहीं है, मैंने रिजोल्व को कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ रिजोल्व का मीनिंग देखा, रिजोल्व का मीनिंग क्या था, किसी समस्या का हल निकालना। अब देखो मैं क्या करता था, जैसे यहाँ रिजोल्व लिखा है, तो यहाँ मैं ऐसे करता था और यहाँ उसका मीनिंग लिखता था। वैसे सभी जो कंप्लीट एडिटोरियल जो, उसमें से 10 लाइन, 5 या 10 लाइन ही करता था। मुझे पता है कि फर्स्ट जो पैसेज था वो क्या पढ़ा था मैंने, वो पढ़ा था कि वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, ये सेंटेंस मुझे अभी तक पता है, क्योंकि उसमें उसको मैंने रटा था। वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, एंड रिसेशन का मतलब मुझे पता नहीं था, रिसेशन का मतलब मुझे पता नहीं था, तो रिसेशन यहाँ वर्ड आया, तो रिसेशन को यहाँ मंदी कहते, यानी कि मराठी में मंदी कहते हैं, आर्थिक मंदी, तो यहाँ मैंने लिखा था कि मंदी। तो जब जब अब क्या हुआ, एक मैंने एडिटोरियल पढ़ा, उसके बाद मैं दूसरे पेज पे गया, ये आज का लिखा, यहाँ एडिटोरियल लिख, ये क्या चिपका है, और यहाँ सभी जगह वर्ड्स वर्ड्स लिख लिए। तो मैं फिर से पढ़ने लगा, द वर्ल्ड इकोनॉमी इन रिसेशन, रिसेशन आया, यानी कि वो पैसेज मैंने रट लिया था, कंप्लीट पता था कि मुझे इसमें क्या क्या हो क्या भी। अब देखो हो क्या, अब अलग पढ़ने की उस टाइम मुझे कुछ भी जरूरत नहीं लगी, कि उस टाइम मुझे समझ में आया कि ये जब मैं पढ़ रहा हूँ उसी टाइम मुझे वो पैसेज भी अंडरस्टैंड हो रहा है, पहले अंडरस्टैंड नहीं हो रहा था, अब मैंने वोकैब लिख ली, फिर से एक बार पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ा, तो मुझे एक, यानी कि कंप्लीट पैसेज अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया, उसमें से वोकैबलरी अंडरस्टैंड हो गई।
अब ये मैं आपको पैसेज में भी दिखाऊंगा कि कैसे कर रहा था, जब मैं एक मॉक आपको दिखाऊंगा कि मॉक कैसे सॉल्व करते थे। तो ये वाला एक तरीका था। आप क्या कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो एक नोटबुक लो, एक नोटबुक ऐसा ब्लैंक नोटबुक बनाओ। प्लीज मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये आपको काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। आप आज से करोगे तो नेक्स्ट ईयर की एग्जाम देने वाले हो आप, 2025 की सभी एग्जाम जो एंड में आने वाली। एसबीआई क्लर्क टारगेट है ही हमारा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमारे पास एक साल है, एक साल में बहुत ज्यादा प्रिपरेशन हो जाता है। उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। यहाँ आपने सभी वोकेबलरी ऐसे लिख लिए और यहाँ पढ़ रहे हो। अगर यहाँ गलत हो रहा है तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। एंड ये एक ब्लैंक पेज के ऊपर आपको आपके सामने वो मिल रहा है, तो आसानी से समझ में आता है, अंडरस्टैंड हो जाता है। ये पहला तरीका है कि एडिटोरियल अंडरस्टैंड करने का। एडिटोरियल ही इंपॉर्टेंट है आगे जाकर। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना यही हमारा इंग्लिश से, बैंकिंग का इंग्लिश यही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एक हुआ, क्या करना है उसमें प्रैक्टिकली, एक बुक लेना है जिसमें आरसीज मिले आपको, उसके पेजेस आपको आरसी फाड़ भी सकते हो, अगर वहां स्पेस है वहां भी आप लिख सकते हो, ये कर सकते हो, ये करना है। दूसरा, मॉक का एनालिसिस सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे यानी कि मैं यही करता था, इसी से मेरा स्कोर आता था। अब मैं शिफ्ट होने वाला हूँ मॉक के ऊपर, हम मॉक के ऊपर जाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या करता था मैं। यहाँ है मॉक, एक मॉक ओपन कर दें। मैंने एक सबमिट कर दिया है, एक्चुअली पेड मैंने लिया नहीं है। यहाँ से एसबीआई क्लर्क का स्टार्ट करेंगे। अब मेरे सामने एक मॉक आया, वो मॉक मैंने समझो कि कंप्लीट सॉल्व कर लिया है, या नहीं किया है, मैं कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा हूँ देखो, मेरे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हम करते जाएंगे, आप भी देखो कि क्या क्या आंसर हो सकता है। व्हाइल अननेसेसरी मे सीम लाइक, यहाँ आपको वर्ड रीअरेंजमेंट मेरा सबसे फेवरेट, आपके भी सबसे फेवरेट टॉपिक होनी चाहिए। ऐसे ये भी मेरा सबसे फेवरेट था, जिसमें मुझे पता था कि मेरे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। एसबीआई क्लर्क का मॉक जितना डिफिकल्ट आता है उससे भी आसान आपका एसबीआई क्लर्क का इंग्लिश का एक एक्चुअल एग्जाम आता है। तो इतना घबराने की वहां जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि मैं क्या क्या करता था। फाइल अननेसेसरी मे सीम लाइक ग्लोरियस, अब देखो यहाँ रीड करते टाइम ही, यानी कि कुछ भी नहीं है, रीड करते टाइम ही गलत लग रहा है। फाइल unnecessary may seem like a glorious way to sacrifice while war may seem like war to, अब देखो ए बी, ए बी फाइल, फाइल ग्लोरियस में सीम लाइक नहीं जा रहा है, फाइल ट्रूथ में सीम लाइक, फाइल वार में सीम लाइक glorious way to sacrifice life. The truth is that the most wars are unnecessary. अब देखो यहाँ ए डी हो रहा है, मोस्ट वार्स आर अननेसेसरी। अभी यहाँ देखो, यहाँ मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाला सेंटेंस मोस्ट वार्स आर वार, यहाँ वार नहीं होगा, तो ए यानी कि डी तो कट जहाँ यहाँ से जाएगा। तो देखो कि क्या, सी डी, यहाँ सी डी है। अब देखो व्हाइल अननेसेसरी मे सीम लाइक अ glorious way to sacrifice life, the truth is that the most wars are war, क्या गलत किया क्या, नहीं डी है, यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एडी में देख रहा था वहां था डीए, समझ में आया क्या गलत हो रहा था, मैं देख रहा था एडी किधर है, वहां लिखा था डीए। इस माई डिसाइडेड, अब देखो यही समझ में आया कि ए गलत है, तो ए वाला ऑप्शन ढूंढो, ए यहाँ है, एडी यहाँ है, यहाँ ये है, तो ए कहाँ किसके साथ ये हो रहा है, देखो माई डिसाइडेड फ्रेंड्स, माई कॉलेज फ्रेंड्स, यानी कि ए भी हो रहा है। देखो माई कॉलेज फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो। अब देखो ए बी हो रहा है, ए बी किधर है, ए बी किधर है, ए बी यहाँ है। अब डी सी है क्या, देखो टू गो ऑन ट्रेकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग ट्रिप इन नॉर्थ इंडिया। अब देखो यहाँ से क्या क्या सीख सकते हैं, माई फ्रेंड्स एंड आई। अब देखो यहाँ एक सीखने वाली चीज होती है कि माई फ्रेंड्स एंड आई, जब मैं मेरे फ्रेंड एंड मेरे बारे में ये कर रहा हूँ तो मुझको मैं लेट ले रहा हूँ, एंड पहले किसको ले रहा हूँ, माई फ्रेंड्स एंड आई। उसके बाद डिसाइडेड टू गो ऑन अ ट्रेकिंग। अब देखो यहाँ इतना ज्यादा सीखने की ये नहीं, आपको बताऊंगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये वाले क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं। सैम्यूअल वॉज टायर्ड आफ्टर फुटबॉल,
सैमुअल वॉज टायर्ड, यहाँ तो ठीक है, आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस होगा, यानी कि वॉज होम आफ्टर, सैमुअल वॉज होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस, यहाँ तो प्रैक्टिस होगा, फुटबॉल प्रैक्टिस एंड वाज वेरी एनोयड, यानी कि सी बी तो हो रहा है, सी बी यहाँ है, सी बी यहाँ नहीं है, यानी कि एडी है क्या, देखते हैं, सैमुअल वाज होम आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस एंड वाज वेरी एनोयड व्हेन देयर वाज नो वन एट होम। नहीं, ये नहीं होगा, सॉरी, सैमुअल वाज टायर्ड आफ्टर फुटबॉल प्रैक्टिस, यानी कि यही हो सकता है, बीसी ओनली है। ओके, चलो आगे। द शॉपिंग लुक्ड वाज, अब देखो यहाँ थोड़ा सा मुझे टाइम क्यों लग रहा है मालूम है, मैं बहुत दिन बाद ये कर रहा हूँ, इसलिए तो इतना ज्यादा ये मत करो, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे जाते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। अब देखो ये वाले पैसेज वाले क्वेश्चन, पैसेज को अच्छे से रीड करना है, पैसेज को अंडरस्टैंड करना है, पैसेज में ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। अब देखो यहाँ डायरेक्ट हम क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हैं। एसबीआई क्लर्क में, अब देखो ये वाला पैसेज मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, एसबीआई क्लर्क का एक्चुअल पैसेज इतना बड़ा भी नहीं होता एंड इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता। अब देखो देयर इज अ ब्लैंक इन द गिवन पैसेज, ब्लैंक फिल करते हैं, पहले एक मार्क्स को लेके आते हैं। restrictions dash dash all these for national security, restrictions on all these for national security, restrictions on ही होता है ना 99%। देखो restrictions on है, उसके बाद व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, अब देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि आया है, तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ढूंढो, एफ सी आर ए की, एफ सी आर ए, एफ सी आर ए यहाँ लिखा है कुछ तो, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही ढूंढता था मैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ। आप देखो, द एफसीआरए इज द रेगुलेटरी मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट फॉरेन वेस्टेड इन्वेस्टर्स आर नॉट इंडियली इन्फ्लुएंसिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ निगेटिव है, टू मेक श्योर दैट फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट अफेक्ट, नॉट अफेक्ट है देखो, आर नॉट इन्फ्लुएंस, टू सस्पेंड एंड द लाइसेंस नहीं, एक्सेप्टेंस, यहाँ देखो ये वाला हो सकता है, प्रोहिबिटिंग द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। आगे जाते हैं, पैसेज से भी आगे के मैं बताऊंगा कि आपको क्या कहना चाहता हूँ। द यूज ऑफ द रिंग्स एज अ सिंबल ऑफ अ डैश डैश लव, एवर लास्टिंग लव, सेंटेंस ही बैठ रहा है यहाँ पे। द यूज ऑफ द रिंग्स एज अ सिंबल ऑफ एवर लास्टिंग लव, चलो 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 आगे चलो। एक्सपोजर टू हार्ड वाटर हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस हैज बीन, अब देखो हैज बीन लिखा है, हैज प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी तो होता है, नहीं तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब देखो यहाँ मैं क्या करता था, यहाँ मैं टाइम देता था कि हाँ हैज है, बीन है, तो उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ईडी वाला आएगा, ये दो ऑप्शन कट हो गए, इन दोनों में से एक होगा। अब देखो, एक्सपोजर टू हार्ड वाटर हैज बीन सजेस्टेड एज अ रिस्क फैक्टर, सपोर्टेड एज अ रिस्क फैक्टर, इसका आंसर सजेस्टेड ही होगा, सजेस्टेड एज अ रिस्क फैक्टर। अब देखो यहाँ कैसे किया, आपको समझ में आया, दे विल एटलीस्ट इंश्योर फॉर हिम एन, अब देखो एन दिखा मुझे, एन दिखने के बाद मैंने क्या किया, एन, एन वाला रूल क्या है, एन वाला रूल, एन के बाद क्या आता है, यानी कि एन के बाद हमारा वॉवेल आता है, एंड सॉरी एन के बाद आपका वॉवेल आता है, ये तो आपको पता है, वॉवेल आता है, तो यहाँ वॉवेल किधर है देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब देखो यहाँ ये एक्सेप्शन केस होती है, जो आपने बहुत बार सीखी होगी, दे विल एटलीस्ट इंश्योर फॉर हिम एन ऑनरेबल प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न बंगाल थिएटर्स, ऑनरेबल। अब देखो इसको रीड किया मैंने, उसके बाद क्या किया, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इसको मैंने रीड किया कि there might be a confusion about the honorable can be prepared by an preceded by the article and which comes before words starting with the vowel and which comes before words with the words starting with the vowel. We use and before words where we don't pronounce the letter yet, such as an herb, an hour, यानी कि
ये वाले जो वर्ड होते हैं ना उसके सामने एंड हर्ब एंड आवर एंड ऑनरेबल यच को हम एज अ वोवेल प्रोनाउंस करते हैं, उसके सामने भी हम एन लिखते हैं। तो एन वाला रूल सीखा मैंने। अब देखो, ये मॉक मैंने आप अब देख लिए, मैं आगे जाकर बताऊंगा कि इससे हम कैसे सीखते। अब यहाँ आया एरर डिटेक्शन। समीराज परफॉर्मेंस इन द एनुअल डांस कॉम्पिटिशन वाज वाज बेस्ट देन। हमने इतना पढ़ा है इंग्लिश, वाज बेस्ट देन होता है, वाज बेटर देन होता है। वाज बेस्ट देन कभी नहीं होता, वाज बेटर देन होता है। और देखो यहाँ वाज बेटर देन होगा, वाज बेटर देन शिवम्स, यानी कि यहाँ बेटर देन होगा। अब देखो, अब रीड करो नीचे, कंपेरेटिव एडजेक्टिव आर वर्ड्स यूज्ड टू। अब ये रीड करना है मुझे, क्या बोलना है आपको, आपको अलग से रूल नहीं पढ़ना है, आपको ये यहाँ से रूल पढ़ने हैं, और यहाँ से सीखना है कि क्या क्या। अब देखो, कंपटीशन वाज बेटर देन शिवम्स बट नॉट एज गुड एज नंदिनी। यहाँ आगे जाते हैं। आफ्टर आई वॉज डन विथ गिविंग माई फाइनल थेसिस presentation in the feedback session, the invigilator insisted on further improvement. अब यहाँ क्या होगा, आफ्टर आई वॉज डन विथ गिविंग माई फाइनल thesis presentation in the feedback session, द इन्विजिलेटर इंसिस्टेड। अब देखो यहाँ मुझे पता नहीं है, ऐसा समझो आपको समझ में आया होगा तो अच्छा ही, तो मैं व्यू सॉल्यूशन किया। यहाँ इसका आंसर आया डी, इन्विजिलेटर इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। ओके ओके ओके, अब देखो अब समझ में आया। ये फर्दर का स्पेलिंग क्या होता है भाई, फर्दर का स्पेलिंग अलग होता है, यानी कि आपको स्पेलिंग भी देखना है, ये फर्दर नहीं है, यहाँ होगा 101%। द यूज ऑफ द वर्ड फर्दर इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये देखो, फादर ये डिस्टेंस है, ये FURTHER होता है, फर्दर मीन्स एडिशनल। समझ में आया। डू नॉट ऑक्यूपाई द 5 फर्स्ट सिंगल टेबल्स। अब देखो यहाँ समझ में आया, डायरेक्ट समझ में आया। डू नॉट ऑक्यूपाई द 5 फर्स्ट सिंगल टेबल, फर्स्ट 5 सिंगल टेबल, 5 फर्स्ट सिंगल टेबल नहीं होता, फर्स्ट 5। 100th टेस्ट सेंचुरी। अब देखो फर्स्ट 5 सिंगल। अब देखो, जब सचिन का 100th 100 हुआ, 100th वाला पहले लिखा, 100 बाद में, फर्स्ट पहले लिखेंगे, द 5 फर्स्ट सिंगल बॉटल, द फर्स्ट 5 सिंगल बॉटल। अब देखो इसका रूल क्या बनता है, यहाँ बी लिखते हैं, बी ही होगा। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, देर इज एन एरर इन द पार्ट बी वेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब देखो इतना ग्रामर अब अगर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता कि कार्डिनल ऑर्डिनल ऐसा कुछ होता है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टुगेदर, द ऑर्डिनल नंबर्स प्रीसीडेड द कार्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर कार्डिनल नंबर के पहले आते हैं। अब ऑर्डिनल क्या है, an ordinal number is a number that tells the position of the something. Ordinal number means sixth, fifth, ninth, 10th, 100th, ये ऑर्डिनल है। और उसके बाद 5, 10, 6, 2, 100, ये कार्डिनल, यानी कि पहले आते हैं TH वाले, 6, 9, 10, 11। यानी कि जब भी आपको ये सामने दिखेगा तब आप एरर निकालोगे कि ऐसा, इसका आंसर ये है। ये देख लिया मैंने। माई ग्रैंड मदर इज अ फेमस पेडियाट्रिक ऑर्थोपीडिया सर्जन, दैट इज वाई आई हैव रीड मच बुक्स। अब देखो यहाँ भी सीखे हम, रीड मच बुक्स नहीं होता, मोर बुक्स होगा, मेनी बुक्स होगा, लेकिन मच नहीं होगा। मच क्या है, अब देखो यहाँ सीखते हैं हम, यहाँ से सीखते हैं। देखो, देर इज एन एरर इन डी पार्ट, द यूज ऑफ द एडजेक्टिव मच इज इनकरेक्ट, is incorrect here as it's only used with uncountable noun। much कब यूज किया जाता है, uncountable noun। much कब यूज किया जाता है, uncountable noun। अब देखो यहाँ क्या यूज किया है, मेनी यूज किया है। मेनी कब यूज किया जाता है, जब नंबर हमें एग्जैक्ट नंबर पता है तब मेनी यूज किया। मच कब यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन नाउन के सामने। अब देखो यहाँ 1, 2, 5, यानी कि ये जब एग्जैक्ट नंबर या नंबर्स में, अब देखो बुक्स रीड किए, बुक्स तो नंबर्स में होंगे, 10 बुक्स, 5 बुक्स, 20 बुक्स, तो उसमें मेनी होगा। और यहाँ जैसे कि इंफॉर्मेशन,
इंफॉर्मेशन मच होती है, मेनी इंफॉर्मेशन नहीं होती। देखो, मच इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसमें क्या, उसमें हमको काउंट नहीं है कि कितनी है। इंफॉर्मेशन है लेकिन वो कितनी है पता नहीं है। तो ऐसे होता है, मच कब और मेनी कब, इसका एरर का हमें ये पता चला। अब आगे बढ़ते हैं कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैं ये सब बातें तो बोल रहा हूँ कि इसमें ये है, इसमें ये है। अब देखो, ये मेरा सबसे फेवरेट ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मुझे पता है कि आंसर तो मिलने वाला है। अब देखते हैं, एक करके तो जाते हैं। पहले डी डी अब देखो, डी से स्टार्ट करते हैं। द गवर्नमेंट इफ इट इज टू सर्व, नहीं, द गवर्नमेंट इज नहीं। सी ए देखो, वन ऑफ आवर मिथ्स इज दैट एजुकेशन मस्ट ओनली बी डिलीवर्ड बाय द गवर्नमेंट इफ इट इज टू सर्व द पब्लिक गुड। ये हो सकता है क्या? हो सकता है ना। वन ऑफ आवर मिथ्स इज दैट एजुकेशन मस्ट ओनली बी डिलीवर्ड बाय द गवर्नमेंट इफ इट इज टू, आगे जाते हैं, सी डी देखते हैं क्या है। वन ऑफ आवर मीन्स द गवर्नमेंट, ओ सॉरी, ये वाला देखा ना, सी डी क्या है। ये तो सी डी तो नहीं होगा। वन ऑफ आवर मीन्स द गवर्नमेंट इफ, नहीं। बी डी क्या है देखो, ओनली बी डिलीवर्ड, यहाँ से तो नहीं होगा, यही है देखो। यहाँ से कैसे होता है, फ्लो में हम जा रहे हैं और फ्लो अंडरस्टैंड करते हैं। फ्लो को अंडरस्टैंड किया तो आंसर आता है हमारे सामने। अब देखो, अब हम जाते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर। जैसे कि मैं बोला कि मॉक का एनालिसिस, मैंने एक मॉक स्टार्ट किया आपके सामने, और उसको मैं करते गया और मैंने देखा कि मॉक में क्या क्या था। मॉक में देखा कि मच कब था, मेनी कब था। मॉक में देखा कि फिफ्थ, उसके बाद ये आएगा, नंबर आएगा, यानी कि 100 सचिन का 100 यानी कि 100 पहले आया और उसके बाद 100 आया। ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल ऐसे कुछ तो देखा। ऑर्डिनल मीन्स जिसके ऊपर जिसके सामने टी एच लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट सेकंड फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स, यानी 10 फर्स्ट स्टूडेंट्स, ऐसा सीक्वेंस नहीं आएगा। इससे हम सीखे कि ऐसे ऐसे होता है। अब देखो, और क्या सीखे हम। देखो देखो देखो, उसमें हमने सीक्वेंस कैसे लगाना है, सीक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश की। ऑन कब आया वो समझने की कोशिश की। एरर डिटेक्शन में क्या क्या देखा हमने। एरर डिटेक्शन में वो ग्रैंड मदर वाला कुछ तो देखा, जहां मच मच एंड मेनी वाला ही था। उसके बाद देखो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको समझ में आएगा। यहाँ कैसा है, यहाँ थोड़ा सा टाइम ले सकता है वीडियो, लेकिन इम्पोर्टेंट है। अब देखो, हैज बीन के बाद ईडी आया। हैज के बाद एमिजार वॉज वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये मैंने अंडरस्टैंड किया। मैंने यानी कि एक मॉक स्टार्ट की, और मॉक से ही मैंने एनालिसिस किया कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आंसर कैसे लिखना है, क्या होना चाहिए। कॉलम देखा मैंने, कॉलम में आंसर कैसे लिखना है, अरेंजमेंट रीअरेंजमेंट में कैसे करना है, एरर डिटेक्शन में क्या क्या एरर आ रहे हैं। मैंने, अब देखो, मैंने दिन की शुरुआत की। आगे जाता हूं मैं, इससे पहले मैंने दिन की शुरुआत की है, एंड दिन की शुरुआत में मैंने एक मॉक लगाई, एंड मॉक मैंने कंप्लीट कर दी है। आपको पता है कि मैंने एक मॉक कंप्लीट कर दिया, मॉक का एनालिसिस मैंने अच्छे से कर लिया है। एंड उसके बाद सेम मॉक को मैंने दोपहर को देखा। सेम मॉक को मैंने 4 बजे देखा, सेम मॉक को मैंने सोते टाइम देखा। अब मुझे मेरे दिमाग में क्या क्या बैठ गए, अब कंप्लीट मॉक मेरे दिमाग में छप गई है। कंप्लीट मॉक में जितने एरर आए, मुझे पता है कि वो एरर के आंसर क्या थे, वो एरर कैसे आए थे, क्या हुआ था उसमें, वो मुझे समझ में आ गया। वही है कि आपका इंग्लिश इसी से ही सुधरने वाला है, ये बताने वाला था मैं। जैसे कि मैंने एक बोला कि एक एडिटोरियल एडिटोरियल आपने लिया और उसको आपने लिखा, उस सेम एडिटोरियल को 3-4 बार देखा, तो आपको वो सेंटेंसेस समझ में आने लगे कि क्या क्या हो रहा है सेंटेंस में। सेम एक मॉक लगाए और मॉक में आपने एनालिसिस किया सभी क्वेश्चंस का, तो आपको समझ में आने लगा कि क्या क्या हो सकता है। फास्ट फट जाते हैं। एंड ऑनरेबल, एंड के बाद ऑनरेबल, ये क्यों आया था वो आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ सी था ना, बेस्ट देन, बेटर देन, ये वाला।
हाँ, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ये वाला। उसके बाद देखो, ये फर्स्ट 5 वाला, बी क्या है, मच बुक्स मेनी बुक्स, ये वाला। आगे बढ़ते हैं हम। आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? देखो, मैं दिल से आपको बोलता हूँ कि मैं जो कहना चाहता हूँ उसको अंडरस्टैंड करो। एक मॉक एंड उसका अच्छे से एनालिसिस, उसकी अंडरस्टैंडिंग जितना दिमाग में बिठा लोगे कि हाँ इस मॉक में हुआ क्या क्या, क्या क्या समझ में आया मुझे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, तो आप मॉक में इतना घुसोगे और इतना अच्छे से अंडरस्टैंड होगा आपको कि उसके बाद सेम क्वेश्चन जब नेक्स्ट मॉक में आएंगे, सेम क्वेश्चन लेकिन तरीका अलग, मच आएगा, मेनी आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, एंड ऑनरेबल आएगा फंसाने के लिए। सेम आते हैं, अलग कुछ नहीं होता। जिस टाइम आपके 50 60 70 मार्क्स कंप्लीट है एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई, तो कितना आसान जाएगा कि आपको मॉक अंडरस्टैंड करना, क्वेश्चंस के आंसर निकालना। ये ये हो गया एक तरीका मॉक का एनालिसिस, ये मैं बता रहा था। उसके बाद मॉक सॉल्व करने का तरीका, एक्चुअल एग्जाम में मॉक कैसे सॉल्व करना है, ये बताने वाला था मैं। अब देखो, यहाँ आपके पास है 20 मिनट्स और बच्चों के मार्क्स आते हैं 7 8 9 10। अब देखो, यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपके इतने मार्क्स आते हैं, यहाँ आगे जाएंगे आप। चलो आगे जरा से जाते हैं। अब देखो आपके मार्क्स कितने कितने आते हैं, मैं बोला 7 8 9 10। अब तरीका बदलना है हमें। जैसे कि हमारे पास 20 मिनट्स है इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने, आपके मार्क्स आते हैं 7 8 9, और आप आपके अटेम्प्ट कितने होते हैं, 23 20 25 27 19 पकड़ो। अब देखो इतने अटेम्प्ट एंड इतने मार्क्स। अब तरीका चेंज करना है। तरीका क्या चेंज करना है? अगर आपके 10 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको मॉक में सिर्फ 10 ही क्वेश्चन करने हैं, बाकी क्वेश्चन ही नहीं करने। अब देखो, जैसे इफिशियंसी बढ़ानी है, यानी कि टाइम ज्यादा देना है। 20 मिनट 30 क्वेश्चन, आपके सामने क्या चल रहा है, 20 मिनट 30 क्वेश्चन। अब 20 मिनट 30 क्वेश्चन देखो ही मत, आप देखो कि 20 मिनट एंड 10 क्वेश्चन। अब आपने क्या किया, मॉक क्या है मालूम है? मॉक एक जरिया है आपके एग्जाम क्लियर करने का। मॉक में कितने मार्क्स आते मैटर नहीं करता। मॉक में इंप्रूवमेंट लेके आनी है हमें, धीरे 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 आगे बढ़ना है। मॉक में हमें ट्रायल एंड एरर करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। मॉक किसी को दिखाने के लिए कि आज मेरा स्कोर इतना आया, इसके लिए नहीं है। मॉक इंप्रूवमेंट के लिए। मॉक का मतलब समझो, हर एक मॉक में अच्छे मार्क्स आने चाहिए ऐसे नहीं। मॉक आपके दिमाग से दो, प्लानिंग से दो। आपका प्लान होना चाहिए कि आप मॉक कैसे दे रहे हो, आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, या आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, आपके पास 20 मिनट्स है, 20 मिनट्स को आपने 30 क्वेश्चन की तरह देखा। अब आपने आपका तरीका बदला। आपने सोचा कि मेरे ये टॉपिक अच्छे हैं, मेरा एरर अच्छा है, मेरा आरसी अच्छा है, मेरा कॉलम अच्छा है। मैं 20 मिनट्स 30 क्वेश्चन टारगेट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं टारगेट कर रहा हूँ 20 मिनट 10 क्वेश्चन। अब क्या होगा, मुझे एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट मिल रहे हैं। 2 मिनट अगर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहे हैं, तो मेरे पास टाइम बहुत है। मैंने क्या किया, 10 मिनट दे दिए एंड मेरा आरसी कंप्लीट किया, जहां मुझे 5 6 मार्क्स आएंगे ही आएंगे 101%। और 10 मिनट में और ऐसे 5 क्वेश्चन ढूंढ के निकाले जो मुझे करने थे, जो सही होंगे, और जो मुझे मैंने किए तो उसका आंसर 101% सही होगा। मैंने क्या किया, 20 मिनट्स एंड 10 क्वेश्चन ऐसा टारगेट किया। अब मैं फिर आगे गया, फिर मैंने क्या किया, 20 मिनट एंड 12 क्वेश्चन टारगेट किया। अब मेरा क्या हो रहा है, मेरी एक्यूरेसी 100% है, इस वजह से क्या हो रहा है, 10 मार्क्स मेरे आ रहे। उसके बाद 20 मिनट्स एंड 12 मार्क्स, उसके बाद 20 मिनट्स एंड 15 मार्क्स। 15 मार्क्स तक आप आसानी से जा सकते हो, बहुत आसान है। सच बोल रहा हूं, अगर आपने टारगेट को ऐसे कट कर दिया, आपने 20 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चन ऐसा एग्जाम कोई देखा ही नहीं। आपने देखते टाइम ऐसा देखा कि 20 मिनट्स 12 क्वेश्चन, 20 मिनट्स 15 क्वेश्चन। अब आपने क्या क्या आरसी देखा ही नहीं, एरर डिटेक्शन मेरे से गलत होता है, मैं देखूंगा ही नहीं। स्टार्टिंग में क्या बोल रहा हूं मैं, देखो स्टार्टिंग में मॉक मॉक एनालिसिस करने का तरीका मैंने अलग बताया, मॉक देने का तरीका मैं अलग बता रहा हूं।
मॉक एनालिसिस आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से देखना है कि क्या क्या कहाँ से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ, इस मॉक से, कंप्लीट मॉक से मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। लेकिन मॉक जब आप दे रहे हो तब कैसे देना है अच्छे से मार्क्स आने के लिए, तो ऐसे देना है कि 20 मिनट 30 क्वेश्चन, ये पैटर्न चेंज करो। 20 मिनट 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स लेके आया मैं, आप यस, आज 10 है, कल 2-3 दिन बाद हाँ 10-10 आ रहे, अब मैं करूंगा 20 मिनट 15 मार्क्स, 15 मार्क्स कैसे आएंगे। चलो अब ये भी टॉपिक मुझे लगता है, मैंने जो एनालिसिस किया उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक भी मेरा अच्छा है, ये यहाँ से भी मैं मार्क्स लेके आ सकता हूँ। मैं मेरे बाकी 15 क्वेश्चन है उसको टाइम ही नहीं देने वाला हूँ, मैं सिर्फ टाइम देने वाला हूँ इन 15 क्वेश्चन को। अगर यहाँ से 2-3 मार्क्स कम भी हो गए तो भी 12 मार्क्स चल जाएंगे मुझे, 12 या 11 पॉइंट समथिंग मार्क्स मुझे चल जाएंगे। लेकिन मैं फोकस करने वाला हूँ इन 15 क्वेश्चन पे। अब क्या होने वाला है, आपकी उस क्वेश्चन को करेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ने वाली है, एंड जब ऐसे होगा तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये 15, अब क्या हो रहा है, आप 20 मिनट और 30 क्वेश्चन जब टारगेट कर रहे हो तो आपके पास टाइम कम रहा है, कम मिल रहा है आपको, और आप भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो, और आपका स्कोर आ रहा है 8-9। भागो ही मत ना, 20 मिनट टारगेट ही रखो कि 8-9 का, जितने करेंगे सही करेंगे, बस 8-9 ऐसे भी आ रहे हैं और ऐसे भी आ रहे हैं तो ऐसे आने दो। अब क्या करेंगे, 8-9 को बढ़ा के 12 करेंगे, 8-9 को बढ़ा के 15 करेंगे, 8-9 को बढ़ा के 20 करेंगे। 20 तक तो जा सकते हो आप, 20 तक तो कब कैसे जा सकते हो आप, 20 तक आराम से जा सकते हो आप, आराम से। मैं सच, 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, यानी कि जब अब देखो 10 मिनट कम कंप्लीट आपने आरसी को दिए, जहां आपने रीड किया, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, सभी देखा अच्छे से, एक एक क्वेश्चन के मार्क्स लेके आने की कोशिश की, वहां आपके 6 या 7 मार्क्स आ गए। अब आपके सामने 10 मार्क्स ऐसे होते ही है एग्जाम में जहां से आसानी से मार्क्स लिए जा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास था रीअरेंजमेंट, जैसे कि था वर्ड स्वैपिंग, जैसे कि था हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें से एक दो मार्क्स, यहाँ आपको देखनी, आपको डिसाइड करना है कि एरर डिटेक्शन मेरा स्टार्टिंग में गलत हो रहा है तो एरर डिटेक्शन मुझे करना ही नहीं, मेरे ये टॉपिक अच्छे हैं तो वही उठा के मैं पहले मार्क्स लेके आऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा एरर डिटेक्शन को लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा आरसी को लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, मुझे लगता है कि वर्ड स्वैपिंग वाले क्वेश्चन थोड़े गलत होते हैं उसको लेट रखूंगा। तो क्या होगा, आप खुद प्लान करके आगे बढ़ रहे हो कि मुझे ना आज 10 मार्क्स काफी, मुझे आज 12 मार्क्स काफी, मुझे 15 मार्क्स काफी है। धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगी, एंड 101% मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 20 मिनट 10 मार्क्स ऐसा टारगेट करके स्टार्ट किया, 10 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन देखने ही नहीं है, मुझे सिर्फ इतने ही देखने हैं, ऐसे अगर टारगेट किया तो 101% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप कम क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन कम क्वेश्चन फोकस के साथ कर रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो। जो भागता है, ज्यादा ही भागता है, उसको रुकना पड़ता है, इतना ही ज्यादा तेज नहीं भागना है, थोड़ा सा इंग्लिश में यानी कि धीरे धीरे जाओ, ये वाला होगा। अब यहाँ आते हैं, ऐसी सारी चीजें मैंने बता दी है जो इम्पोर्टेंट है। हो, अब एक्चुअली यहाँ तक अगर आप वीडियो में हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ट्रस्ट करने के लिए मेरे ऊपर। अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करके जाना है। अब देखो रोड मैप क्या हो सकता है, एसबीआई क्लर्क को लेकर एक रोड मैप हम बनाने की कोशिश करते हैं। आज 3 जाने, आपके पास 22 को अगर प्रीलिम्स पकड़ा, कंसिडर करो कि 48 डेज है, 48 डेज है, 48 डेज में वीक्स कितने होते हैं, 7 से डिवाइड किया तो कंप्लीट 7 7 49 होता है, तो 7 वीक है। 7 वीक है आपके पास, देखो 7 वीक्स है आपके पास, 7 वीक में 5 5 दिन, एंड उसके बाद सैटरडे संडे, सैटरडे संडे। अब देखो ये 5 दिन, यानी कि मंडे से स्टार्ट हो, मंडे से फ्राइडे तक आपके जो 5 दिन है उसमें क्या करना है आपको, इंग्लिश को कम से कम 3 आवर्स देने। अगर इंग्लिश इंप्रूव करना है, ये वीडियो आप देख रहे हो तो इंग्लिश को 3 आवर्स देने। इंग्लिश के 3 आवर्स में आपको क्या करना है, आपको एक पैसेज देखकर उसका एनालिसिस, ये वाला एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होने वाला है, मंडे से फ्राइडे तक सुबह आप गए और सुबह एक सेक्शनल लगाया,
20 मिनट्स का सेक्शनल लगाया और 40 मिनट्स उसका एनालिसिस किया। अब सेम सेक्शनल आपको आपने 12 बजे देखा, सेम सेक्शनल आपने 4 बजे देखा, एंड सेम आपने सोते टाइम 10 बजे देखा। अब देखो, यहाँ आपने 1 घंटा दिया है, 20 मिनट्स यहाँ एंड 40 मिनट्स का एनालिसिस किया है। जैसे कि मैंने 5 मिनट में एनालिसिस किया, 5 या 10 मिनट में आपको बताया कि मच नहीं होगा, मे नहीं होगा, ये होगा, हैव के बाद ये आएगा, एंड ऑनरेबल होगा। तो मैंने दिमाग में बिठा ली चीजें कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। 40 मिनट्स तक मैंने प्रिपेयर अच्छे से एनालिसिस कर लिया। अब क्या होगा, जब आप 12 बजे यानी कि ये 8 बजे किया, 12 बजे आप सेम मॉक को फिर से एक बार ली, सेम मॉक। अब देखो, मैंने ये मॉक मैं ब्रांच में गया हूँ आज काम करने, एंड 12 बजे मैंने सोच लिया कि मैंने मॉक में क्या क्या किया था। हाँ, मॉक में मैंने ऐसे किया था, ऐसे किया था। वो एक्चुअली मैं सिर्फ सोच कर भी बता सकता हूँ कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया था, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया था। अब आपके सामने स्क्रीन है, आप देख रहे हो कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर है, ये है इसका आंसर। यहाँ आपको 20 मिनट्स लगने वाले इसका एनालिसिस करने के लिए, आपने जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया। अब देखो, ये हो गया अच्छे से एक बार मॉक, उसके बाद 20 मिनट्स देखा, फिर 4 बजे आप देखने वाले हो तो 10 मिनट ही लगेंगे। आपको तीसरी बार मैंने बोला कि मेनी कब आता है, मच कब आता है, एन के बाद ऑनरेबल ही आएगा, हैवेस के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगा, एमिजार के बाद थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये अगर मैं बार बार आपको बता रहा हूं तो आपको समझ में आएगा ना कि क्या हो रहा है। रात को सोते सोते आपने देख लिया। अब देखो, यहाँ आपने ज्यादा टाइम नहीं दिया है, यहाँ 1 आवर दिया है, इसके बाद यहाँ 20 मिनट, इसके बाद यहाँ 10 मिनट, यहाँ 5 मिनट, 10 प्लस 20, 10 20 यानी कि 35, यानी कि 1.5 घंटा आपने मैक्स दिया है। एक मॉक को आपने 1.5 घंटा दिया है, लेकिन 1.5 घंटे में आपकी सभी वोकेबलरी जो जो आपने उस मॉक में देखी थी कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, मॉक, उसके बाद उसका एडिटोरियल आपका 3-4 बार रिवाइज हो गया है एक कंप्लीट दिन में। 3-4 बार वो एडिटोरियल रिवाइज हो गया है। देखो, 3-4 बार आपने एरर डिटेक्शन देख लिया है कि एरर, हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। 5th सेंचुरी यानी कि फिफ्थ वो बोला था ना, 10 क्या बोलते हैं नंबर के बाद ये जो देखा था, 100th 100 सचिन का, वो 100th 100 मेरे दिमाग में बैठ गया है। सचिन का 100th 100 यानी कि जो टीएच वाले थर्ड सेकंड फोर्थ वो आगे रहेंगे, उसके बाद दूसरे आएंगे। फिर जो ये देखा था कि माय फ्रेंड्स एंड आई, ये वाला भी अब देखो, ये वाला क्लिक हो गया, लेट हो गया लेकिन हो गया। इंग्लिश का प्रिपरेशन एक्चुअली मैंने बहुत दिनों से नहीं किया, इसलिए हो रहा है, नहीं तो मैं ज्यादा और आपको बता देता ऐसे सब भी मॉक। ये माय फ्रेंड्स एंड आई एंड माय फ्रेंड्स कभी नहीं होगा, ये वाला भी मेरे दिमाग में बैठ गया। यानी कि इंग्लिश में सीख रहा हूँ, कैसे सीख रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको क्या कर रहा हूँ। एन के बाद वोवेल्स यानी कि वोवेल वाला आता है, ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आए। अ के बाद कॉन्सोनेंट होगा, ये वाला भी समझ में आएगा। दिमाग में बिठा लिया, एक बचपन से देख रहे हैं लेकिन फिर से एक बार देख लिया, वो 3-4 बार दिन में देख लिया। एक एरर डिटेक्शन हमें पता चल गया कैसे करना है। अब देखो कि हम आगे बढ़ते हैं। आपने ये सभी देख लिया बार 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 बार। आप टोटल आपके पास 7 वीक है, 7 वीक में 5 मॉक देने वाले हो हर वीक में आप, और 5 into 7 टोटल आप मॉक देने वाले हो 35। टोटल कितने मॉक्स लगाए आपने? 35। अगर पॉसिबल हुआ, अब देखो यहाँ आप 5 मॉक जहां लगा रहा हो, यहाँ आप 10 मॉक भी लगा, यानी कि डेली दो दो मॉक भी लगा सकते हो अगर आपसे पॉसिबल हो रहा है तो यहाँ 70 मॉक्स हो जाएंगे, 1.5 घंटा। और उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक लगाए आपने, उसमें से भी इंग्लिश आपने की है, उसको भी आपने 2-3 बार किया है। अगर ये वाला अगर पॉसिबल हो रहा है तो आप सोचो कि आप कितने आगे बढ़ोगे इंग्लिश में। अब देखो, यहाँ 35 मॉक्स आपके हो गए। 35 मॉक्स में हर एक मॉक में एक एक आरसी आएगा, तो आपके 35 आरसी हो जाएंगे। और आरसी आपके है 5 बार देखे आपने, यानी कि 4 बार आपने रटे हुए कंप्लीट, इतने अच्छे तरीके से आपने देखे। उसके बाद आपके 35 into 5 आपके क्या बोलते हैं, आपके एरर डिटेक्शन हो गए। और एरर डिटेक्शन आपने कितने बार देखे? 35 into 5 कितना होता है? इंटू 5 मीन्स डिवाइडेड बाई 2, 17.5 मीन्स 175। 175 एरर डिटेक्शन आपने 4 4 बार देखे। 175 into 4 कितना आता है? 350 का डबल, 700। यानी कि एक एरर डिटेक्शन आपने 4 बार देखा है तो 700 टाइम्स आपने ये किया है।
उसके बाद सभी क्वेश्चन का आपने इतना रिवीजन कर लिया है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ है कि कैसे खेला चल रहा है, इंग्लिश का खेल कैसे चल रहा है, आपको समझ में आ गया है कि हाँ ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है। और एक काम कर रहे हो, ये 5 दिन का तो मैंने बता दिया। सिक्स्थ जो डे है हमारा सैटरडे, सैटरडे को आप एक काम कर रहे हो, जो आपको 3 आवर्स बोला है इंग्लिश, उसमें आप कर रहे हो एक 5 जो मॉक है उसका फिर से एक बार रिवीजन। अब आप मुझे बताओ कि इंग्लिश क्यों अच्छा नहीं होगा। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर एसबीआई क्लर्क तक किया तो एसबीआई क्लर्क तक आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपने नेक्स्ट ईयर के सभी एग्जाम्स को टारगेट करके किया, 101% आपका इंग्लिश अच्छा होकर ही रहेगा। मॉक का एनालिसिस, सभी मॉक का 3-4 बार एक एक मॉक को देखना। यहाँ टाइम ज्यादा नहीं जा रहा है। मैं आप बोलोगे कि सिर्फ, बहुत बच्चे रहते हैं कमेंट कुछ भी कर देते हैं कि सिर्फ इंग्लिश ही नहीं करना सर, क्वांट भी करना है, रीजनिंग भी करना है। भाई करके बैठा हूं मैं, सच में प्रिपरेशन किया था, 8 से 8 काम करता था, सुबह 3 बजे उठता था, कभी कभी 4-3, कंपटीशन करता था किसी के साथ भी, आंखें लाल लाल रेड रेड होती थी, बैक पेन होता था, लेकिन सिलेक्शन लेना मैंडेटरी था, पैसे की जरूरत थी। एक ऐसा होता है, नीड होती है ना, नीड आपको बनाती है कि आप कितना ज्यादा पुश करने वाले हो, तो आपको वो करना ही होगा। तो देखो, मैंने सभी चीजें आपको बता दी है। रोड मैप आपका ये रहने वाला है कि आपके सामने ये है टारगेट, कि डेली एक मॉक 3-3 4-4 बार देख रहे हो, सैटरडे को आप 5 मॉक का फिर से एनालिसिस कर रहे हो, एंड आपके सामने आपने इतना इंग्लिश का प्रिपरेशन कर लिए कि आपको आसान ही जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। एंड उसके बाद जो ये बोला मैंने कि टाइम, मॉक में टाइम देना, 20 मिनट्स 30 मिनट, 20 मिनट्स 30 क्वेश्चन टारगेट, कम करके 20 मिनट्स 10 क्वेश्चन, 20 मिनट्स 15 क्वेश्चन, 20 मिनट्स 20 क्वेश्चन। इससे आपका मॉक का स्कोर भी बढ़ेगा, ये मॉक वहां रिफ्लेक्ट करेगी, 101% अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। अब देखो, यहाँ मैंने मेरा 101% देने की कोशिश की है। उसके बाद जो जो एडिटोरियल का बताया था, वो भी प्लीज फॉलो कीजिए, कि एक नोटबुक, यानी कि एक बुक भी लिख सकते हो डेली एक पैसेज, उसको ऐसे लिखना, उसके हो क्या, उसको बार बार 3-4 बार दिन में देखना। ऐसे सेम सेम 5 दिन किया, छठे दिन आपने उसका एनालिसिस किया। इंग्लिश अच्छा नहीं है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। आप जो अच्छा है उसको, उसके लिए टाइम दे रहे हो, जो अच्छा है उसके लिए इतना टाइम क्यों देना, जो अच्छा नहीं है उसके लिए टाइम दो। वो इंग्लिश के लिए इतना टाइम दिया, हो जाएगा, 101% इंग्लिश अच्छा होगा। किसी से सीखने की भी जरूरत नहीं, इतना अच्छा होगा। दैट्स इट, ऐसा मुझे लगता है। मैंने मेरा 100% इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर एंड तक हो तो सच में थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां हम एक टारगेट बैच भी चला रहे हैं, टारगेट यानी कि बच्चों को मैं टारगेट देता हूँ एसबीआई क्लर्क के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।